विनोद जी, तीसरा टर्म मोदी के को मिलेगा नहीं मिलेगा? निश्चित तौर पर जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं, ये मोदी के विरोध की और मोदी के समर्थन की लड़ाई और पूरी तरीके से घोषित है, किसी ने इसको छिपाने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी किस तरीके का इंपैक्ट डाल रही है? और जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि कोई सेंट्रिक मुद्दा ऐसा नहीं है जिसके बिना पर यह कहा जाए कि सरकार बदल रही है। क्या वाकई बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों का मुद्दा, यूसीसी का मुद्दा, जिस पर ये 26 दलों का जो गठबंधन है ये खुद आपस में बटा हुआ नजर आ रहा है? आम आदमी पार्टी कुछ और कह रही है, कांग्रेस कुछ और कह रही है, टीएमसी कुछ और कह रही है। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ओवरऑल नतीजे पर, प्रोडक्टिविटी पर, इन लोगों की यूनिटी पर असर डालेगा क्या? और इसके भी आगे अगर चलते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे तय होगा? कौन पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बिहार का ही जिक्र करते हैं, 40 लोकसभा की सीटें। आरजेडी और जेडीयू कैसे इस बात पर तैयार होंगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? क्या वाकई ये बड़ी चुनौतियां हैं और इनसे ये गठबंधन पार पाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो नीरजा जी को बधाई दी जानी चाहिए, हमारे पैनल में से मौजूद हैं। उनकी नई किताब जो आ रही है उसके बारे में आज एक अखबार ने बड़ी विस्तृत रिपोर्ट छापी है। वो काफ़ी सारी चीज़ों का रहस्योद्घाटन करेगी। इसमें एक ये भी है कि शाहबानो मामले का जिक्र किया था अभी सुकेश ने, कि शाहबानो वाले मामले में सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की लाइन का विरोध किया था। राजीव गांधी जब अमेंडमेंट ला रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मुझे कन्विंस नहीं कर सकते हो तो देश को कैसे कन्विंस करोगे? और एक इंटरेस्टिंग बात बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। और मुझे भी इंतजार है किताब का। और उन्होंने बहुत ही सख्त चेतावनी दी थी, मैं ऐसा कदम उठा लूंगा कि खैर। इसलिए नीरजा जी बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। बहुत अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए, चुनौतियाँ दोनों तरफ हैं, अंतर्विरोध भी दोनों तरफ हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ज़्यादा, दरअसल इंडिया और एनडीए का बुनियादी फर्क समझिए। एनडीए जो है नेता आधारित गठबंधन है और इंडिया जो है दल आधारित गठबंधन है। एनडीए में सब कुछ मोदी जी के इर्द गिर्द है। आप उस मीटिंग को देख लीजिए, अकेले मोदी जी बोले। वो बड़ी माला देख लीजिए, उसमें अकेले मोदी जी थे। इंडिया में वो एनडीए में वो संबोधन था, इंडिया की बैठक में बैठक थी, उसमें सब छत्रप हैं। हर छत्रप का अपना प्रभाव क्षेत्र है, अपना दल है, अपनी ताकत है, अपना अहंकार भी है, अपने नेतृत्व भी अपना, उनका अपनी अपील है। तो ये एक फ़र्क है। इसलिए जाहिर है कि एनडीए में अगर अंतर्विरोध होंगे तो मोदी जी की जो बड़ी छवि है, जो विशालकाय, उनका जो एक प्रभाव है पूरे देश में, उसमें वो दब जाएंगे अंतर्विरोध। अब मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर अगर 3 सीटों की जिद करते हैं तो 1 सीट पर मनवा लिया जाएगा उनको। जीतन राम मांझी अगर 4 सीट मांगते हैं तो 1 सीट मान जाएंगे, क्योंकि वहाँ दबाव। यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी इसमें, सीटों के बंटवारे में, एडजस्टमेंट में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम लोग देखते हैं कि जैसे जनता पार्टी का जिक्र किया तो नीरजा जी हैं, पता हो, तो हम सबसे बेहतर जानती हैं कि उस समय भी जयप्रकाश जी को धमकी देनी पड़ी थी एकजुट होने के लिए कि आप एक होइए, नहीं तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद वो एकजुट हुए, एक पार्टी बनी। 89 में तो स्थिति ये थी विरोध की कि मथुरा की जनसभा में वीपी सिंह बीजेपी के झंडे देके ही चले गए थे बिना भाषण दिए, कि जहां बीजेपी के झंडे होंगे मैं भाषण नहीं दूंगा, और चुनाव चल रहा था। तो इस तरह का अंतर्विरोध होने के बावजूद नतीजे अपने हिसाब से जब आने होते हैं तो आते हैं। जैसे जब सामने बड़ी ताकत होती है और उसके मुकाबले में जो ताकत होती है, तो कई बार हम लोगों को लगता है कि बड़ी ताकत के सामने जो सामने वाली ताकत है कमज़ोर है, और ऐसा होता भी है। 2 बार 2014 और 2019 के नतीजे बताते हैं कि जो मोदी जी की छवि, लोकप्रियता, बीजेपी का संगठन, उसकी प्रचार शक्ति, आरएसएस का तंत्र, बहुत सारी चीज़ें उसके पक्ष में हैं। उसका हिंदुत्व, उसके मुद्दे, तो उसके जो अजेयता है वो अभी तक असंदिग्ध है लोकसभा चुनावों में, अभी भी है, अभी तक जो 2014 और 19 को देख के। लेकिन कमोवेश कई बार ये स्थिति, जब वो 1984 का विश्व कप था तो वेस्ट इंडीज की टीम और भारत की टीम के सामने भी यही थी। कौन कल्पना कर सकता था भारत की टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी? लीग में जो है मुश्किल था, लेकिन अब हो गया आश्चर्य। तो कई बार राजनीति, क्रिकेट, खेल, अब मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक तुलना के लिए कर रहा हूँ। महाभारत के युद्ध में 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षौणी थी पांडवों के पास। उधर भीम, भीष्म, द्रोण बड़े बड़े महारथी थे। अभी जो एक सुकेश जी सवाल का, शरद पवार जो है वहाँ मोदी जी को सम्मानित करेंगे कि नहीं करेंगे? कर भी सकते हैं, और करें तो कोई बुराई नहीं है। ये देश ऐसा है कि जहाँ महाभारत के युद्ध में दिन भर लड़ते थे और रात में एक दूसरे के शिविर में जाकर के बातें करते थे, और पांडव जाके भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं, वो बता भी देते हैं। ये देश तो इसलिए अगर शरद पवार मोदी जी को सम्मानित करते हैं
पुणे में, तो उससे इंडिया की एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक शरद पवार कोई फैसला ना ले। जी। सिर्फ सम्मानित करने से नहीं पड़ेगा। ठीक है, मौका मिल जाएगा एनडीए के लोगों को कहने का, देखिए शरद पवार वहाँ हैं और क्या है, क्योंकि इस देश में ये संस्कृति है कि विरोध के बावजूद एक दूसरे के मिलना जुलना आना जाना, और ये एक लोकतांत्रिक संस्कृति है। गुजरात चुनाव में जबरदस्त सिर फुटअव्वल के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे रावण कह रहे थे, उसके बावजूद डिनर टेबल पर साथ बैठे हुए नजर आए। जी। तो और ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। जहां तक गठबंधन की बात है, देखिए 2014 और 2019 और 2024 के फर्क को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। 14 में मोदी जी आ रहे थे पूरे उम्मीदों आकांक्षाओं के साथ, और भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी यूपीए के खिलाफ, और तमाम सारे दल, मतलब रामविलास पासवान जैसे नेता जो लगातार मोदी विरोध के लिए अपनी राजनीति को करते थे, वो भी चले गए 15 दिन पहले एनडीए के साथ। बहुत सारे और नेता, उपेंद्र कुशवाहा चले गए, बहुत सारे लोग गए, और यूपीए को हारना था, भविष्यवाणी बिल्कुल इबारत पे लिखी हुई थी दीवार पर, हार गई। 19 में मोदी जी के 5 साल का कार्यकाल, लोगों की इच्छा कि एक मौका और देना चाहिए, पुलवामा का फैक्टर, और विपक्ष का छिन्न भिन्न होना। विपक्ष पूरी तरह छिन्न भिन्न था। भले ही बंगलौर में एक फोटो खिंच गई, कलकत्ता में एक ममता बनर्जी की सभा में सब चले गए, लेकिन कोई गठबंधन नहीं था, इसलिए कोई परसेप्शन नहीं था कि कोई बीजेपी या एनडीए गठबंधन के विरोध में कोई सामने है। इस बार क्या है कि 9 साल का पूरा कामकाज है, उनकी उपलब्धियां और उनके खिलाफ जो मुद्दे दोनों आमने सामने हैं। विपक्ष 26 दल एकजुट हुए हैं और एक मुकम्मल गठबंधन बन गया है और आगे बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अभी भी लगता है कि जो मोदी की एक करिश्माई छवि है वो अभी भी असंदिग्ध है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, अगर आप तुलनात्मक रूप से तमाम नेताओं को देखें जो विपक्ष में हैं, तो उनकी तुलना में मोदी जी की छवि निश्चित रूप से सबसे बड़ी है, लार्जर है और असंदिग्ध है। लेकिन सिर्फ छवि के सहारे ही चुनाव नहीं होता है। छवि एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है जो चुनाव में मदद करती है, लेकिन कई बार छवि होने के बावजूद अगर मुद्दे असर हो गए तो चुनाव बदल भी जाता है। इसलिए मुद्दे, ये चुनाव जो है, जैसा नीरजा जी कह रही मोदी बनाम मोदी है, मैं कहता हूं मोदी बनाम मुद्दे होगा। मोदी बनाम मुद्दे।